बहुत ही कॉमन सा शब्द है जो शायद आजकल हर कहीं आप सुन रहे हैं और वो है तनाव यानी कि स्ट्रेस। इस वर्ड से हम इतना दूरी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये है कि मानता ही नहीं है। हम घर खरीद लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, छोटी छोटी नई नई चीजें खरीदते हैं, पता नहीं मेडिटेशन भी करते हैं, फिर भी ये तनाव नहीं जाता है। तो अगर आप भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आज की इस समरी को पढ़ना और सुनना बनता है। ये आपको जिंदगी की उलझनों के बीच पीस ऑफ माइंड अचीव करने में काफी हेल्प करेगी। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी को जिसे बनाया है। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ फुल कैटास्ट्रोफी लिविंग यूजिंग द विजडम ऑफ योर बॉडी एंड माइंड टू फेस स्ट्रेस, पेन एंड इलनेस, जिसे लिखा है जॉन कैबेट-जिन ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो माइंडफुलनेस का मतलब है हम पूरी तरीके से अवेयर रहे और हम कहाँ हैं, किसके साथ है और क्या कर रहे हैं, यानी अपने हर इमोशन को फील करना और हर अनुभव को खुलकर जीना। माइंडफुलनेस स्ट्रेस और नेगेटिविटी के खिलाफ एक बेहद कारगर हथियार साबित हो सकता है। इस समरी में आप जानेंगे कि आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस में एक्सपर्ट होने से आपको क्या क्या फायदे होंगे और कैसे मेडिटेशन हमें लाइफ में ग्रो करने और अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में हेल्प करती है। आप इस समरी से सीखेंगे कि कैसे हम अपनी डेली रूटीन में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे खुद की हीलिंग प्रोसेस में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकते हैं और दुनिया को लेकर अपने सोचने का नजरिया कैसे बदल सकते हैं। इससे आप ये भी सीखेंगे कि अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे कि स्ट्रेस और गुस्से को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आर्ट ऑफ बीइंग को समझकर आपको ये एहसास होगा कि लाइफ में फुल माइंड, बॉडी और हार्ट के साथ प्रेजेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब टाइम आ गया है जब हम अपनी पैसिव थिंकिंग छोड़कर लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द फाउंडेशन ऑफ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हम अपनी आदत नहीं बदल सकते। ये एक फैक्ट है कि जिस काम में आपका दिल ना लगे उसे आप जबरदस्ती लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। वैसे आप कोशिश करके देख लीजिए, कुछ दिनों तक तो आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी, फिर धीरे धीरे आप वापस पुराने रूटीन पर लौट आएंगे। सेम यही रिलैक्सेशन के साथ भी है। अगर आप उस वक्त मेंटली कहीं और है और आपको लग रहा है कि जैसे आपका अपने इमोशंस और थॉट्स पर कोई कंट्रोल नहीं है तो कोई फायदा नहीं, चाहे आप कितना भी मेडिटेशन क्यों ना कर ले। अगर आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो कि मेडिटेशन का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको पूरी तरह से ध्यान लगाना होगा और जो चीज जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा, बजाय इसके कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है ना वो काफी मैटर करता है। अगर आप बेस्ट तरीके से मेडिटेशन करना चाहते हो तो एक एक्सपेक्टिंग माइंडसेट के साथ करें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए आपको सब्र रखना होगा, एक नॉन जजमेंटल अप्रोच रखनी है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस में आपका भरपूर विश्वास होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में बंदर पकड़ने का एक स्मार्ट मेथड क्रिएट किया गया है। जब कोई हंटर किसी बंदर को पकड़ने जाता है तो वो क्या करता है, वो एक कोकोनट में होल कर देता है और उसमें एक केला रख देता है। ये होल कुछ ऐसे किया जाता है कि जैसे ही बंदर इसमें हाथ डालता है उसका हाथ अंदर फंस जाता है। अब बंदर को अगर हाथ छुड़ाना है तो उसे केला छोड़ना होगा, लेकिन वो केले का लालच छोड़ ही नहीं पाता, इसीलिए उसका हाथ फंसा का फंसा रह जाता है और इस तरह हंटर बंदर को आसानी से पकड़ लेता है। अब अगर हम गौर से इस बारे में सोचे तो हमें फील होगा कि हमारा जो माइंड है वो भी बंदर जैसा ही है। कई बार हम चीजों को लेकर इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि उन्हें छोड़ ही नहीं पाते, चाहे वो हमें कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचा रही हो। हम आसानी से किसी चीज को छोड़ नहीं पाते और इसीलिए मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है और हम कभी भी सुकून से जी नहीं पाते। अगर ऐसे में हम मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो भी हमें कुछ अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन चीजों में फंसा हुआ है और हमारा हाल भी वही है जो बंदर का है। या तो हम अपने पास्ट में फंसे होते हैं या फ्यूचर की टेंशन में परेशान रहते हैं, जबकि प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में जीना उतना ही आसान है जैसे बंदर के लिए केले का लालच छोड़ना। और यही रीजन है कि चीजों को अपने हाल पर छोड़ देना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी माइंडफुलनेस अचीव करने में हेल्प कर सकता है। आराम से बैठकर रिलैक्स मोड में अपनी डीप थॉट्स और फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको अपने दर्द की असली वजह मिल सकती है। इन नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में ज्यादा मत सोचिए, बल्कि उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, जो आपको खुशी देती है। खुद को मेडिटेशन में जबरदस्ती पुश करने की बजाय पेशेंस, एक्सेप्टेंस और आर्ट ऑफ लेटिंग गो की प्रैक्टिस करें। इन सपोर्टिंग क्वालिटीज में अगर आप माहिर हो गए तो समझ लो फिर आपके लिए मेडिटेशन बेहद पावरफुल बन जाएगी। तो एक बार अपनी पावर ऑफ मेडिटेशन को आप फील करें और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो इसके बाद आपको ये प्रोसेस अच्छा लगने लगेगा। अपने माइंड को फ्री रखने और एक सुकून भरी जिंदगी जीने की कोशिश करें। और इसी के साथ अब आगे जानते हैं रियली डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ, यानी कि अपनी इनर पीस पाने से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। पीसफुलनेस एक आर्ट है, रिलैक्स फील करने का, अच्छा महसूस करने का और शांत रहने का। ज्यादातर लोग सही वक्त का इंतजार करते ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब राइट टाइम होगा तब हम वेकेशन पर जाएंगे या फिर जिंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आपका चैलेंज है अपने रोज के डेली रूटीन को पीसफुलनेस बनाना, यानी आप बर्तन धोते धोते शांत और सुकून से रह सकते हो, इनर पीस महसूस कर सकते हो। कहने का मतलब है कि इनर पीस यानी कि आंतरिक शांति फील करने के लिए, महसूस करने के लिए हमें सिर्फ मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। लगातार माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से आप अपनी अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और कुछ ही टाइम के बाद भी आप नोटिस करेंगे कि चाहे आप मेडिटेशन ना भी कर रहे हो तो भी अपनी डेली की जिंदगी में माइंडफुलनेस को फील कर सकते हो। और कुछ ही टाइम के बाद आप नोटिस करोगे कि चाहे आप मेडिटेशन ना भी कर रहे हो तो भी अपनी डेली लाइफ में माइंडफुलनेस को आप फील कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप जितना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपकी लाइफ का पार्ट बनता जाएगा और फिर आपको घर के मामूली काम जैसे कुकिंग या गार्डनिंग करते टाइम भी उतनी ही खुशी और शांति का एहसास होगा जैसे मेडिटेशन के टाइम होता है। और इस तरह आपकी पूरी लाइफ ही मेडिटेशन सेशन में बदल जाएगी। आपको ना सिर्फ जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में मजा आएगा, बल्कि आप ये देख करके चौंक जाएंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको नए नए अनुभव हो रहे हैं, ऐसे अनुभव जो पहले कभी नहीं हुए थे। क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और फीलिंग्स पर होगा, जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी में दिन पर दिन एक निखार आता जाएगा। आप खुद को पहले से बेहतर जानने लगेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल, सैटरडे का दिन था और जैकी बाहर 7 घंटे घूमकर और लोगों के साथ टाइम बिताकर थकी हारी घर लौटी। उस दिन वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, पर इसके बावजूद भी वो बेहद खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उस दिन उसने खूब एंजॉय किया था। उसने एक एक पल का मजा लिया था। घर लौटकर जैकी ने देखा कि उसके पति ने उसके लिए एक नोट छोड़ रखा है जिसमें लिखा था कि
वो आज रात के लिए घर से बाहर रहेगा क्योंकि उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। यानी उस रात जैकी घर पर अकेली रहने वाली थी और उसे अकेलेपन से नफरत थी। अगर उसके पति ने पहले ये बात उसे बता दी होती तो वो अपनी किसी दोस्त को रात में रहने के लिए अपने घर पर इनवाइट कर देती। जैकी की बेटियां जब छोटी थी तो वो उन पर सोशल लाइफ जीने के लिए जोर देती थी। वो अपनी बेटियों को बाहर जाकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए कहती थी, पर उसकी दोनों बेटियों को घर पर टाइम बिताना ज्यादा पसंद था। कभी समझ ही नहीं आती थी कि कोई अकेले कैसे रह सकता है या अकेले रहना भी कोई पसंद कर सकता है। जैकी अपनी दोस्त को कॉल करके बुलाने ही वाली थी कि तभी उसे ख्याल आया कि उसे हमेशा माइंडफुल रहना चाहिए, ना कि सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम। ये सोचते ही जैकी ने अपनी दोस्त को बुलाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और डिसाइड किया कि वो रात अब अकेले में गुजारेगी और प्रेजेंट मोमेंट में जिएगी, यानी कि जो भी अभी चल रहा है। उस रात जैकी अकेले में जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसने सोने के लिए कमरा ठीक किया और रात में खूब गहरी और अच्छी नींद ली। सुबह जल्दी उसकी आंख खुल गई थी तो उसने सनराइज का खूबसूरत नजारा भी लिया। उस दिन जैकी ने जो सबक सीखा वो हम सबको भी अपनी लाइफ में रियलाइज करना चाहिए, और वो सबक ये था कि खुश रहने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना पड़ेगा। रेगुलर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम रोज की जिंदगी में वो शांति और सुकून पा सकते हैं जो किसी भी हालात या सिचुएशन की मोहताज नहीं होती। तो हमारी डेली लाइफ अगर ऐसी हो तो बात ही क्या। ऐसी बातें अभी बहुत सारी है। अब आइए आगे जानते हैं हम इंट्रोडक्शन टू द पैराडाइम, यानी कि इससे पहले के चैप्टर्स में हमने डेली लाइफ में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की जरूरत के बारे में आपको बताया था। लेकिन सवाल ये है कि आप कैसे रोज जल्दी उठकर के मेडिटेशन करने के लिए खुद को मोटिवेट करेंगे। आप अपनी इस नई आदत को कैसे बना सकते हैं जबकि आप सारा दिन बिजी रहते हैं, इतने सारे काम होते हैं। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए कमिटेड रहने के लिए आपको एक विजन सेट करना ही होगा। ये विजन आपके माहौल, वैल्यूज और बिलीव्स के हिसाब से यूनिक होना चाहिए। इसकी रोजाना प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा कि अपनी लाइफ के हिसाब से आपको किस टाइप का विजन रखना चाहिए। अपने माइंड और बॉडी को बेहतर जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपकी डेवलपमेंट में काम करेगी और कौन सी नहीं। जैसे कि 12वीं शताब्दी के दौरान मेडिसिन की दुनिया में नई नई डिस्कवरीज हुई, उन दिनों माइंड और बॉडी को दो अलग अलग सिस्टम की तरह देखा जाता था जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज नए पैराडाइम शिफ्ट के साथ ये गलतफहमी दूर हो गई है कि बॉडी और माइंड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आज हम जानते हैं कि बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज नए पैराडाइम शिफ्ट के साथ ये गलतफहमी भी दूर हो गई है कि बॉडी और माइंड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों जब सही ढंग से अपना अपना काम करेंगे तो इंसान हेल्दी रह सकता है। इस कनेक्शन को समझकर आप समझ पाएंगे कि क्यों मेडिटेशन हमारी जिंदगी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इसकी रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए खुद को और ज्यादा मोटिवेट करना होगा। मैसाचुसेट्स में 1979 में एक स्ट्रेस रिडक्शन क्लिनिक खोला गया। उस जमाने में मेडिसिन की फील्ड में एक नई डेवलपमेंट आई जो हेल्थ और डिजीज को लेकर के हमारे सोचने के तरीके में एक बदलाव लेकर आई। आज से कई साल पहले पेशेंट्स अपनी हीलिंग प्रोसेस में कोई योगदान नहीं देते थे। बीमार पड़ने पर लोग डॉक्टर के पास जाते और फिर उन्हें ठीक करने की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की होती थी, फिर चाहे बीमारी फिजिकल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल हो। जब से मेडिसिन में नई डेवलपमेंट हुई है और इसके अलावा इस फील्ड में बाद में जो भी रिसर्च हुई उससे इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जन्म हुआ। इस टाइप की मेडिसिन माइंड और बॉडी और पेशेंट और उसकी हेल्थ के बीच का रिलेशनशिप पहचानती है। आज डॉक्टर पेशेंट्स को उनके हीलिंग प्रोसेस एक पैसिव पार्टिसिपेंट की तरह नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह देखते हैं। इसलिए पेशेंट को अपनी कंडीशन के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए ताकि वो हीलिंग प्रोसेस में डॉक्टर्स की मदद कर सके। उन्हें बीमारी की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पता रहे कि खुद को हील करने के लिए उन्हें किस तरीके के एफर्ट्स करने चाहिए। अब क्योंकि आज के टाइम में पेशेंट अपनी हीलिंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट बन रहे हैं तो इससे एक नई टाइप की मेडिसिन का चलन बढ़ रहा है जिसे पार्टिसिपेटरी मेडिसिन कहा जाता है। ये एक फैक्ट है कि खुद को समझने, लर्न करने, ग्रो करने और हील करने की पावर हम सबके अंदर होती है। और ये सिर्फ मेंटल डिजीज तक ही सीमित नहीं है बल्कि हर तरह की बीमारी, हमारे नर्वस सिस्टम, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स, यहाँ तक कि हमारे इमोशंस भी इसमें शामिल है। मेडिसिन की ये नया पैराडाइम शिफ्ट हमें सिखाता है कि हम खुद अपनी सेहत के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए हर रोज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप खुद को शांत और खुश रखने में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल निभा सकते हैं और अपना हर दिन जी भर करके जी सकते हैं। और इसी के साथ इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं माइंड एंड बॉडी। एविडेंस द बिलीव्स, एटीट्यूड्स, थॉट्स एंड इमोशंस कैन हार्म और हील। मतलब ये कि क्या वाकई में आपको पता है कि आपके सोचने का जो भी तरीका है उसका आपकी हेल्थ से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज से ये साबित हुआ है कि जब हम पॉजिटिव बातें सोचते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस की पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगती है और जब हम खुश रहते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब इसकी ठीक उल्टा जब आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव फीलिंग्स आपकी बॉडी और माइंड पर कब्जा कर लेती है और आप नेगेटिव थॉट्स के इस चक्रव्यूह में उलझते चले जाते हो। नतीजा ये होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो और जिंदगी बोझ लगने लगती है। इंसान एकदम होपलेस हो जाता है और हमेशा बीमार रहता है। चीजों को लेकर आपका जो नजरिया है उससे भी आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। कुछ लोग दुनिया को एक नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। जो भी उनकी लाइफ में होता है उसमें उन्हें कोई ना कोई बुराई ही नजर आती है और अक्सर ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते। और अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद कम कर रहे हैं और लाइफ में ग्रो करने और चेंज लाने की एबिलिटी में खुद ही रोड़े अटका रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन एक साइकोलॉजिस्ट है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकर्स के सोचने के तरीकों पर स्टडी करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन लोगों में जो अपनी लाइफ की हर नेगेटिव बात में भी कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं और उन लोगों में क्या फर्क है जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो नेगेटिव सोचने वालों को लगता है कि बुरी घटनाएं जैसे कि नेचुरल आपदाएं, पर्सनल प्रॉब्लम या बीमारी उनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि अपनी लाइफ की हर दुख दर्द के लिए वो खुद जिम्मेदार है। ऐसे लोगों को आपने अक्सर ये कहते सुना होगा जैसे मेरी गलती थी कि ये हुआ, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई या मैं किसी काम की नहीं हूँ वगैरह वगैरह। जबकि इसके एकदम अलग ऑप्टिमिस्ट यानी पॉजिटिव सोच रखने वाले हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने को तैयार रहते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम के लिए ना तो खुद को दोष देते हैं ना ही किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। ऑप्टिमिस्ट लोग हमेशा यही मानते हैं कि बुरा वक्त ज्यादा नहीं टिकेगा और अपनी प्रॉब्लम का वो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेते हैं। दरअसल ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी लोग कभी भी सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चीजें बेशक उनके कंट्रोल से बाहर चली जाए तो भी वो यही बोलेंगे
चलो इस बार लगने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, अगली बार जरूर अच्छा होगा। डॉक्टर मार्टिन ये भी कहते हैं कि नेगेटिव सोच वाले लोग हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती है। उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर रहता है और ऐसे लोगों को ही अक्सर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए डॉक्टर मार्टिन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम सिर्फ बाहरी वजहों से बीमार नहीं पड़ते हैं, बल्कि अपने सोचने, महसूस करने और मुश्किल हालातों में अपने बिहेव करने के तरीकों से भी हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव सोच रखें और बुरे इवेंट्स में भी दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। जब आपको फील होगा कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, तो ही आप समझ पाएंगे कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, और वो भी अपनी डेली लाइफ। तो माइंड और बॉडी कैसे कनेक्टेड है, कैसे हमें ये हार्म करते हैं या हील करते हैं, ये समझने के बाद अब जानते हैं रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। मतलब ये कि लाइफ हमारी काफी स्ट्रेस से भरी होती है और कोई भी सच से इनकार नहीं कर सकता कि हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है और कई बार हम बिना सोचे समझे या अनजाने में उन इवेंट्स पर रिएक्ट कर बैठते हैं। माइंडफुलनेस की मदद से आप उन चीजों के बारे में अवेयर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में सच में हो रही है, और आप जान सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस पर आपका क्या रिएक्शन होता है। स्ट्रेसफुल इवेंट्स में आमतौर पर लोग दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एक है ऑटोमेटिक रिएक्शन और दूसरा है माइंडफुलनेस मेडिटेटेड रिएक्शन, यानी जहां पर आपकी अवेयरनेस मौजूद होती है। पहले टाइप का रिएक्शन अनहेल्दी है क्योंकि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो सकते हैं, जिससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दूसरे टाइप का रिएक्शन बेहतर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपका कंट्रोल ज्यादा है और आप अपने होशो हवास पर काबू रख पाते हैं, यानी आप एकदम शांत रहकर पूरी घटना को ऑब्जर्व करते हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपकी सेहत पर भी असर नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम्स या बुरी घटनाएं फेस करते टाइम आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट है बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाना और गुस्सा हो जाना। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो भी सिचुएशन है उसे पहले ऑब्जर्व कीजिए। जब आप अपनी अवेयरनेस टेबल पर रख करके देखेंगे तो चीजें और क्लियर वे में आपको समझ में आएगी, जिससे आपको उन प्रॉब्लम्स का कोई क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर हम मार्शा की स्टोरी से सीखने की कोशिश करते हैं। एक रात मार्शा को हॉस्पिटल जाने के लिए अपने पति की वैन चाहिए थी। वहाँ पर उसे क्लास लेनी थी, इसलिए उसे वैन की जरूरत थी। घर से निकलने से पहले उसके पति ने उसे वैन का ध्यान रखने को बोला। उसने मार्शा को वार्न किया कि गाड़ी आराम से चलाना, किसी तरह की रैश ड्राइविंग मत करना वरना एक्सीडेंट हो सकता है। मार्शा हॉस्पिटल के लिए निकली। वो बड़े आराम से वैन ड्राइव कर रही थी। उसका सारा ध्यान इसी बात पर था कि वो सही सलामत वैन चलाकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाए। उसने सोचा कि वो वैन को गैराज में पार्क करेगी ताकि वैन सेफ रहे, और उसने वैन को गैराज में पार्क कर दिया। जैसे ही मार्शा गैराज में एंटर हो रही थी कि उसे वैन की छत पर कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो पता चला कि स्काईलाइट बबल यानी वैन की छत वाला हिस्सा गैराज की छत से टकरा गया था। असल में मार्शा को ये याद ही नहीं रहा कि गैराज की छत इतनी नीचे है और वैन की ऊंचाई काफी ज्यादा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन की छत बुरी तरह से घिस गई थी। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में मार्शा एकदम पैनिक मोड में आ गई। उसे अपने पति की वार्निंग याद आई कि वैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करने लगी और तभी उसे ये सोचकर के हंसी आ गई कि अपनी माइंडफुलनेस ट्रेनिंग क्लास में वो क्या सीखती आई है। उसने खुद से कहा कि जो हो गया सो हो गया, मेरे पति को सच का सामना करना ही पड़ेगा। आखिर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही तो है, किसी के साथ भी हो सकता है। मार्शा को खुद पर प्राउड फील हुआ क्योंकि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख पाई थी। गुस्सा होने या रोने धोने की बजाय वो हंस रही थी। वो इस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली ले रही थी, इसीलिए उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। और इस चैप्टर से आपको ये भी सीखना चाहिए कि अपनी जिंदगी के बुरे अनुभव, बुरे इवेंट्स के बारे में अवेयर होकर आप किसी भी बैड सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। जब हम पैनिक करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उस वक्त हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, और अनजाने अनजाने खुद को और दूसरों को हर्ट कर बैठते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस और अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल करके आप किसी भी सिचुएशन को एकदम शांत रहकर और इमोशंस पर काबू पाते हुए सुलझा सकते हैं। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं द वे ऑफ अवेयरनेस, यानी कि एंशिएंट चाइना में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था जिसे ताओ कहते हैं। ताओ का मतलब है तरीका, यानी कि वो लाइफ का पाथ जो आप फॉलो करते हो। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि हर चीज हमारे लिए पहले से बनी है या डिसाइड की गई है, और हमें सिर्फ अपना रास्ता यानी कि तरीका चुनना है और सेम हार्मनी के साथ लाइफ में आगे मूव करते रहना है। इसका ये मतलब है कि हम ये सोच करके घर में बैठ जाए कि जिंदगी में सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें मेहनत करनी है और लाइफ का एक पर्पस डिसाइड करना है, और कोशिश करनी है कि हम अपने फुल बॉडी और माइंड के साथ इनर पीस को फील करते हुए, आंतरिक शांति को महसूस करते हुए अपनी जिंदगी को जिए। अब क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हम एक ऐसी अटेंटिव लाइफ की पावर से अनजान है जहां हम अपने हर पल को महसूस करते हुए जीना है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें डूइंग की इंपॉर्टेंस तो समझाई है, पर ये नहीं समझाया कि लाइफ में हर पल को महसूस कैसे करना है। उसे पूरी तरीके से जीना भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है ना? इसलिए आपकी लाइफ का गोल दिन रात काम में डूबे रहना और ज्यादा से ज्यादा गोल्स को अचीव करना नहीं है, बल्कि लाइफ में अपने लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जो आपको हर पल को महसूस करने की पावर दे और हर एक पल को एंजॉय करना सिखाए। तभी आप हर पल से अवेयर होंगे और हर पल में मौजूद रहेंगे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से आप बॉडी, माइंड और हार्ट तीनों से ग्रो कर पाएंगे। स्कूल में वैसे हमने ये सीखा है कि अगर लाइफ में अपनी वैल्यू आपको बढ़ानी है तो खूब मेहनत करो। इसीलिए हम अक्सर लाइफ में बेस्ट पोजीशन पाने के लिए कंपटीशन करते रहते हैं और इस चक्कर में आर्ट ऑफ लिविंग को भूल ही जाते हैं। लेकिन अगर हमें स्कूल में ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस और हर पल को एंजॉय करने के बारे में सिखाया जाता तो शायद ना हम सही मायनों में जीने का असली मतलब समझ पाते। तो क्या हुआ अगर आपने ये वैल्यूएबल मैसेज बचपन में मिस कर दिया है? देर सही दुरुस्त, जब जागो तभी सवेरा। एग्जैक्टली, ये तो बचपन में सीखा है ना स्कूल में। तो अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आप आज और अभी से आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने हर पल को जीने की कला को सीख सकते हो। आपकी लाइफ का एक एक पल बहुत कीमती है और इसीलिए हर एक पल को भरपूर जिए और अपने वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में रहे। और जब आप अपने होने का प्लेजर एंजॉय करेंगे तो इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी खुद ब खुद बदल जाएगा। इस बात पर फोकस कीजिए कि लाइफ आपसे क्या कहना चाहती है, तभी आप अपनी बॉडी, माइंड और हार्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और जब ऐसा होगा ना तो आप खुद को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे
और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और आपको किस पाथ पर चलना है। एक बार जो पाथ आपने चुन लिया है, जो रास्ता आपने चूज किया है, तो फिर सारी उम्र उसी पाथ को फॉलो कीजिए और अपने हर दिन को, हर पल को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। तो इन्हीं सारी बातों को और कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो जी यहाँ पर मुद्दा मामला ऐसा है आज कि फुल कैटास्ट्रोफी लिविंग एक ऐसी समरी है जो आपको ख्यालों की गहराई में झांक कर देखती है और आपके इमोशंस और फिजिकल पेन को समझने की कोशिश करती है। इस समरी ने आपको सिखाया कि आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी लाइफ और आपके साथ जो भी कुछ होता है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। इस समरी का मेन फोकस आपको ये सिखाना है कि अपनी डेली लाइफ में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे की जाए। आपने इसमें सीखा कि खुद को मेडिटेशन के लिए फोर्स ना करें, क्योंकि इससे आपकी लॉन्ग टर्म हैबिट नहीं बन पाएगी, बल्कि आपको अपना नजरिया बदलना होगा और ओपन माइंड होकर के जीना सीखना होगा। आपने ये भी जाना कि सिर्फ आप फॉर्मल सेशन के टाइम मेडिटेशन करने की बजाय अपनी पूरी जिंदगी ही मेडिटेशन सेशन में बदल सकते हो, जो आपकी सच्ची खुशी और शांति पाने में हेल्प करेगी। यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी हम अपने हीलिंग प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। दवाइयों के अलावा हम खुद भी अपनी बॉडी, माइंड और हार्ट की हेल्थ को ठीक रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इस समरी से जो हमने लास्ट लेसन सीखा वो है चाइनीज प्रिंसिपल, जिसे ताओ कहते हैं। ये वो लाइफ आर्ट है जो हमें सिखाता है कि इंसान को किस तरीके की जिंदगी जीनी चाहिए और हर इंसान का फर्ज है कि वो इस आर्ट को सीखे और जिंदगी में प्रैक्टिस करे। अपनी वर्थ को साबित करने के लिए आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको दूसरे जैसा बनने की जरूरत है। एक बार अगर आपने आर्ट ऑफ बीइंग पर फोकस कर लिया तो आपको कुछ इस तरह की खुशी मिलेगी जिसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और यही वो सच्ची खुशी है जिसे पाना आपकी जिंदगी का असली मकसद होना चाहिए। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो